शरारत किस्त नंबर 5। जानती तो हो अब्बा को इन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर, मैं तो जिससे शादी करूँगी 2-3 मीटिंग्स रखूँगी उसके साथ। शादी से पहले पता तो चले कैसा है, कौन है। पर शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं, उन्होंने अभी आना है? रबी, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबी हंस दी। कहाँ से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मुल्लानी से शादी कर रहा है? इसने तुम्हें देखा है? नहीं, फिर भी शादी कर रहा है? हैरत है। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी से? वही है ना, तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डाल के मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंस दी। शादी में कितने दिन पहले आओगी रबी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या तो मामू रहेंगे घर में या फिर मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं सुकून, और ऊपर से मामू पाबंदियों के आदी। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। सिर्फ रोक टोक, इसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। अरे, इतने दिन पहले आ जाऊंगी कि तुम खुश हो जाओगी। ठीक है, लेकिन आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी, ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज़ अपने वालिद के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफा बेगम ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। इसे सुकून नहीं मिलता था, ज़मीर पर बोझ था। इस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फ़ोन के करीब चली आई, लेकिन फ़ोन डेड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजारा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वो लॉन में नज़र आई। वो गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। ऐसी भी क्या नाराज़गी के सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूं? वो जहर खंद लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जिसने सोचा था मैं उसका शौहर ही नहीं बना। क्यों? इसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। इसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सैले से दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफ़ी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम उमानी जान, मैं रबी, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फ़ोन काट दिया गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई। इसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन को कई हिस्सों में बिखरा ज़मीन पर मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सूफ़ी साहब सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें इनकी तीनों छोटी बेटियां और रबी शामिल थी। वो अब्बा जान। फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला नहीं गया। बेशरम, बेहया, ज़रा शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ झड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेग कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ। हमारे घर में जगह नहीं ऐसी बेहुदा चीज़ों की। वह हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गईं। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे फातिमा, जो इस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, रबी ने कहा। रहने दो, वो फिर से आ जाएंगे, रुकैया ने कहा।